बैलेंस। अब देखिए तो बैलेंस फोर्स क्या होता है ये आरव मुझे बताएगा। आरव, आई वांट टू हियर व्हाट इज अ बैलेंस फोर्स। अभी बकवास के लिए टाइम नहीं है, बोलना बेटा आरव, व्हाट इज अ बैलेंस फोर्स। तुम बताओ। सर वॉइस आ रही है? अब आ रही है, ये सुन लेते हैं इसका पहले। आरव बोलो तुम। सर बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स सर जब दोनों तरफ से ताकत लगे पढ़ाई नहीं हो रही ऑपोजिट है, डायरेक्शन। पढ़ाई नहीं हो रही है तुम्हारी आरव घर पे, ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। तुम बताओ भाई। बिल्कुल सही। कभी भी हम बैलेंस्ड फोर्स उसी फोर्स को कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूवमेंट में होती है तो वो फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर के आता है तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। बैलेंस फोर्स वो है जिस कारण से, ऐसा फोर्स जिसके कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है। एक लाइन की बात, ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या स्थिर अवस्था में रहती है उसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, ऐसा हो कि जब जितनी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, टोटल फोर्स का जो सम होगा या टोटल फोर्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ना हो। जीरो से ज्यादा कुछ भी हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। जीरो से प्लस जीरो होना चाहिए, जीरो से प्लस होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है फोर्स, जीरो हो तो बैलेंस फोर्स और जीरो से ज्यादा हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स। एक लाइन की बात, व्हेन जीरो से ज्यादा अगर फोर्स लग रही है तो अनबैलेंस्ड, और जीरो फोर्स है उस पे तो बैलेंस्ड। देखेंगे, व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल। बैलेंस फोर्स में एक बात और भी थी कि बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं रह सकती, ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही है कि ऐसा फोर्स जिसके लगने से कोई चीज मूवमेंट में आ जाए, जिसमें मोशन आ जाए। ठीक है, हाँ। लेकिन बैलेंस फोर्स में जो मैंने कल बताया था, बेशक कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है वो मूवमेंट में ना हो, इनर्शिया में ही हो, रेस्ट में ही हो, लेकिन उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रबर बॉल और बलून के बारे में बताया था, आप अगर हैंड से अप्लाई करते हो, उस पे फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो। तब बलून फट गया, पोजीशन। ऑब्वियसली, बिल्कुल। आप लोग का एजी ऐसा है, आपका टोटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। जी, चार्जर दिखाना कौन सा है? मेरा लगता है तो अपने नहीं, ये नहीं। मैं रविवार का व्रत 4-5 साल रखा, मंगलवार का फास्ट 4-5 साल रखा, बहुत फास्ट। 19 साल के बाद ही दिल्ली आया था, रखा है तो उसके बाद अच्छा है ना, फिटनेस अच्छी है, ज्यादा गिंडे की तरह होने की क्या जरूरत है। नहीं तो 33-35 साल की उम्र में आदमी क्या होते हैं भाई, इतनी बड़ी तूंद आ जाएगी, है ना, आदमी क्या करते हैं, गधी हाथी की तरह चले, क्या
चलिए ठीक है, टाइम कम है बेटा, 6:19 हो गए हैं, हमें चैप्टर को आगे बढ़ाना है जी। 5:19 सॉरी 5:19। अब देखिएगा, एक टॉय कार है, आपको पिक्चर में दिख रही होगी, जिसके पास फोन नहीं है वो मेरा फोन भी ले सकते, फोन निकालो ना, ठीक है। तो एक टॉय कार यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक तो ग्रेविटेशन है। अब ये सोचिए कि ग्रेविटी उस पर लग क्यों रही है, ड्यू टू द वेट ऑफ दैट कार। उस सॉरी, अरे बिल्कुल सही, यहाँ पर वैसे वेट लिखा हुआ है लेकिन हम लोग मास ही मानेंगे। अच्छा कोई रिप्लाई, मास या वेट के चलते ग्रेविटी लग रही है। दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन, आपको पता है, निकिता के लिए बता दें अगर याद ना हो उसको तो। बेटा देखो, ग्रेविटी का फोर्स किसी भी चीज को धरती की तरफ टिका के रखती, नीचे खींच के। और फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो, प्लीज डोंट टॉक प्लीज, जो कार है धरती कार को अपनी तरफ खींच रही है। आपके घर में पृथ्वी खींचेगी, धरती तो नहीं खींच सकती। तो ये जो पृथ्वी है इस कार को नीचे की ओर खींच रही है, और कार पृथ्वी को अपने ऊपर खींच रही है, ठीक है, जिसके चलते एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है और कार मूव नहीं कर रही। नहीं तो अगर यहां पे अगर ग्रेविटी ही केवल अप्लाई होती, ध्यान रखेंगे उस टॉय कार पे देखिए, अगर केवल ग्रेविटी अप्लाई होती तो प्रॉब्लम ये होता कि ये कार धरती के अंदर जाती और धंस जाती, बिल्कुल समाते चली जाती, क्रश कर जाती, कोलाइड कर जाती, धरती के अंदर एकदम बिल्कुल जाके ढेर हो जाती। नहीं इतना भी नहीं, ठीक है, क्रश कर जाती। और ये कार यहाँ पर टिकी हुई इसलिए क्योंकि कार भी धरती को अपनी की ओर खींच रही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी को कहते हैं कि ऑल टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑन आवर अर्थ और इन आवर यूनिवर्स, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में चीजें हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। जिसमें मास ज्यादा है वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा, और जिसमें मास मतलब वेट, और जिसमें कम वेट है वो कम लगाएगा। इसीलिए कार के ऊपर धरती नहीं है, धरती के ऊपर कार, क्योंकि धरती का मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है। चलिए दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अर्थ पर जहां भी कार हो, चाहे भाई सड़क पे हो या अपने शोरूम में हो, कहीं पर भी हो, तो उनके टायर्स और फर्श या सड़क के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही। फ्रिक्शन क्या करेगी, उस कार को आगे पीछे बढ़ने नहीं देगी। आप खुद सोचिए, अगर फ्रिक्शन, अगर हम स्लाइड बनाते हैं और फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो कर तो क्या होगा, कार बढ़ती चली जाएगी। जब तक वो उसका फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसका मूवमेंट हमेशा होता रहेगा, तो फ्रिक्शन के कारण कार रुकी हुई। और तीसरा फोर्स ऑफ आवर पुश, जो पुश होता है उसके कारण भी कार रुकी रहेगी। तो देखिए, unbalanced force can move a stationary body or they can stop a moving body. अनबैलेंस्ड फोर्स दो काम कर सकती है। स्टेशनरी मतलब कि जो चीज स्थिर टिकी हुई थी, रेस्ट में थी, उसको मूवमेंट में ला सकती है, या किसी भी मूवमेंट में आ रही चीज को स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है। दो ही काम कर सकती है। ध्यान देना, इससे मैं कभी बीच में क्वेश्चन पूछूंगा और नहीं जवाब देगी तो फेंक के मारूंगा किसी को भी कि आपको तो पता ही है जब मैं स्माइल करता हूं तो क्या होता है। सैटरडे है बेटा आज। सो भैया लोग को पुराना एक्सपीरियंस। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब इसमें देखिए चार चीज अप्लाई होगी। फोर्स ऑफ आवर पुश, अब देखो कोई चीज मान लो यहाँ पे टिकी हुई है, हमने डकलिंग चाय गिर जाएगा। कार है, कोई भी चीज है, आपका पुश मूवमेंट ला सकता है कि नहीं ला सकता, तो आपका पुश क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन को कम कर, बोलिए, डिपेंड ये नहीं करता कि आपका मास क्या है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वहां पे फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता है। समझ रहे बात को ना? तो सर ये अनबैलेंस्ड, मैं आपको बता रहा हूं ना कौन सा मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। हमारा पुश इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि इस फोर्स के कारण
वो चीज मोशन में आती है। कोई स्टेबल चीज या स्टेशनरी में रखी चीज जब अगर मोशन में आ जाती है, मूवमेंट होता है, तो जिस भी फोर्स के कारण ऐसा हो हम उसको अनबैलेंस्ड फोर्स करते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हैं। समझ आ रहा है? हम किसी भी चीज को जो स्टेबल है, आप बैठे हो, अगर हम आपको धकेल के गिरा दें या आगे बढ़ा दें तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स था। आप दौड़ते हुए शक्तिमान की तरह है ना, एकदम चक्कर मारते हुए आ रहे हैं, हमने आपकी है ना क्या कहते हैं गर्दन पकड़ लिया, आप रुक गए, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्योंकि मूवमेंट में आती हुई चीज को रोकना और किसी रुके हुई चीज को मूवमेंट में लेके जाना जिस फोर्स के कारण होता है अनबैलेंस। ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अनबैलेंस फोर्स है, मूवमेंट में था रोक दिए, मूवमेंट में था रुका ना, यहां पर आके रुक गया, ग्रेविटी ने रोका कि नहीं रोका इसको। फ्रिक्शन भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब वो कैसे होगा? कोई भी चीज है बहुत तेज जा रही है, ठीक है, आपने साइकिल के पैडल्स चलाए, पैडलिंग की और रुके, पैडलिंग नहीं किया, कुछ दूर तक चलते 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 क्या होगा, एक समय आके रुक जाएगा। क्यों गाड़ी रुकी आपकी? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण रुकी, तो एक मूवमेंट वाली चीज को रोक दिया फ्रिक्शन ने, तो फ्रिक्शन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी चीज, अब जैसे फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड के लिए मेरे को एग्जांपल देना पड़ेगा, और वो देखिए कैसे होगा। दिखा रहे हैं, वही हम सोच रहे हैं। तो मुद्दे लुटा दिए भाई। देखिए, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, उसका बहुत समय से इंतजार था। न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समझा रहे? बहुत बहुत मजा आएगा। जिसका साइंस में इंटरेस्ट है ना, वो सही जगह आके यहाँ पे रुक गया। देखिएगा, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको किसी चीज को मूव कराना है तो फ्रिक्शन के, कोई रुकी हुई चीज है उसको मूव कराना है, तो फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ये फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ था, लगाए, हो गया काम खत्म। ठीक है? उसके बाद इफ वी रिलीज द सूटकेस फ्रॉम आवर हैंड, हमने हैंड में सूटकेस ऊपर उठा के पकड़ा था, जैसे ही छोड़ दिया, देन द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन। बिल्कुल जैसे मैंने मार्कर फेंका था, हमारे हाथ में मान लो सूटकेस है, पैसे वाला है तो गिरेगा नहीं, और मान लो कि जैसे क्या कहते हैं, बहू मायके से आती है तो वो वाला जल्दी पटक देता है, हट चल कौन लगते तेरे डोए, है ना, तो वो जैसे पटकेगा आदमी तो जमीन पे गिर जाएगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तुम जरूर देखोगे जिस तरह बोल रहे हैं। देखिएगा, तुम कुछ भी बोल रहे हो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये साइंस था तुम्हारा? सूटकेस गिर गया तो कौन खोल के देखेगा? तुम्हें तो पता है ना कि पैसे वाला बैग, इसी तरह छोड़ दोगे? 2 लाख रुपए सूटकेस में पड़े हो, कहीं भी छोड़ के आ जाओगे? हैं? पापा फिर है ना कभी ऐसे स्टंट दिखाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। When an unbalanced force acts on a body, it produces motion. बेटा अगर आप लोग को गप करना है तो आप लोग सबसे लास्ट कुर्सी पे जा सकते हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वही करें ना, आप लास्ट कुर्सी पे जा सकते हैं। ठीक है? Another point to be noted that an unbalanced force can also stop a moving body. वही सारी चीज आ रही है। सीधे न्यूटन का लॉ देखते हैं। जी, इसमें वही सारी बातें, अनबैलेंस फोर्स के जो 4 कॉन्सेप्ट है ना, उसी के बारे में बार बार कहा गया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और गधा मजदूरी तो आप करेंगे ना, आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आपको एक बेस दिया है, आप चाहे तो पूरी बुक पढ़िए, ये तो आपका काम है। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, कोई बच्चा घर में क्यों मना है, चलना हटिए। अच्छा लगा आपको पढ़ के? मजा आया? क्या फ्रिक्शन?
फ्रिक्शन के कारण कोई चीज, मान लो ये मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकती है, और कोई भी चीज जो इनर्शिया में है उसको क्या कहते हैं, अगर हम ज्यादा, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जब रुकी उसी को फ्रिक्शन का अनबैलेंस फोर्स तभी हो जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3, लेकिन 3 के ऊपर है ना, आप खिचड़ी सी हो जाती है दिमाग में ना कि कौन सा लॉ किस में लग गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल छोड़ के बाहर इसमें कुछ है नहीं, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? आप लोग ज्यादा साउंड कर रहे हैं। Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, मोशन में हो जी, ला दो कितने थे? 25 बाद में मिलेगा। मैथ्स का भी काम देखना है मुझे, मैंने नहीं देखा। कहाँ है? ये है क्या? ठीक। सोनिया तो पूरे कर रखे हैं ये। तुमने कितनी कर रखी है? मैंने तो मतलब इसने पूरी एक सारी एक्सरसाइज कर रखी है। तो सारी एक्सरसाइज करनी थी, तुमने कौन सी कर दी? अरे यार मैं 4 बोलती हूँ, वो वाली करी है मैंने तो। इसने मतलब पूरे चैप्टर ही करी है ना, 8 एक्सरसाइज थी। तो ठाकुर तेरा खून नहीं खोला, पूरा ही कर जाती। बुक है तेरे पास? और क्या? ना बेटा बुक ना मारी थे, चल कोई बात, थैंक यू। देखेंगे न्यूटन ने किसी भी बॉडी के मोशन को लेकर के 3 लॉ दिए थे, ठीक है। दिस लॉ आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। साथ देने वाले सब होते हैं। अब यहाँ पर बेटा कोई भी कुछ काम करे या कुछ भी करे, नाम तो मेरा होगा, सेनापति, युद्ध कोई भी लड़े, लेकिन बिल्कुल अगर आप लोग गुद्दम गुद्दी कर लें तो मास्टर कौन था भाई, तुम क्या कर रहे थे, होगा ना रिस्पॉन्सिबल, वही बात है। तो कलंक भी कमांडर को लेना है और इनाम भी कमांडर को। चलिए ठीक है, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। Some of the bodies around us, बेटा देखो साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए जरा। आप लोग डिस्कस ही क्यों कर रहे हो, अपना काम करो तो करिए, आवाज क्यों कर रहे हो। Some of the bodies around us are at rest, that is, they are stationary whereas other are in motion, ठीक है। या तो आपके आसपास जो बॉडी दिखती है कोई भी चीज है, या तो मोशन में दिखेगी नहीं तो रेस्ट में दिखेगी, यही तो होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सच बॉडीज व्हिच आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ 2 चीजों के बारे में बात करता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो या तो स्टेशनरी है या रेस्ट में है, बिल्कुल रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, और नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन में कौन सा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल। या तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और नहीं तो वो रेस्ट में। 2 ही चीज, 2 कंडीशन होगी तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे वो आएगा। और इन्होंने इस लॉ में बताया क्या, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with the uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में तब तक यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्ड मतलब मजबूर ना करे
रेस्ट वाली चीज को मूव करने के लिए या मोशन वाली चीज को रुकने के लिए। मतलब कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कोई भी चीज अपने आप को स्थिर बना के रखने की कोशिश करती है हमेशा। लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेस्ट में है वो हर वो कोशिश करेगा जिससे वो रेस्ट में बना रहे। आप एक्सटर्नल फोर्सेस को एफर्ट लगाना है उसको उसके पोजीशन से हटाने के लिए, खुद ब खुद उसमें कोई चीज नहीं, ऑटोमेटिकली वो अपना जो कंडीशन रखेगा वो रेस्ट में ही रखेगा। और कोई चीज अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा जब तक कि कोई बाहरी चीज उसको ना रोके। क्लियर है? किसको समझ में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं दो बार और बता सकता हूं। बताऊं? कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। कोई कार खड़ी है तो इसलिए खड़ी है क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। रेस्ट में वो चाहती है हम रेस्ट में रहें। कार कब चलेगी? या तो आप उसको पुश कर रहे हो, नहीं तो क्या करते स्टार्ट करके उसको एक्सीलरेट कर रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने क्या किया, अब ध्यान देना एक चीज को, सीधी पहाड़ की चढ़ाई स्लाइड, ओके, आपने पैडलिंग की और साइकिल को जाने दिया, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पहाड़ी थी और यहाँ स्लाइड है, यहां से आप साइकिल ने पैडलिंग की और छोड़ दी, आ रही नीचे आ रही है। आपको लगता है कि पहाड़ी का जब तक बॉटम नहीं आएगा, जो उसका वैली नहीं आएगी, तब तक आपकी साइकिल रुकेगी क्या? रुक ही नहीं सकती। क्यों? किसी बात कर रहे हो यार, मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स था, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहा है। मतलब कि वो साइकिल तब तक नहीं रुक सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। और वहां पे एक्सटर्नल फोर्स, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शन सबसे बड़ा एक्सटर्नल फोर्स। मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शन ही तो है, और दूसरा चीज क्या हो जिसको रोक सकता है? या तो एयर का फ्रिक्शन होगा, नहीं तो अर्थ का फ्रिक्शन होगा, नहीं तो ब्रेक्स, कुछ भी अप्लाई करो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई चीज जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और कोई चीज जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है वो, अब यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, याद रखिएगा, मोशन की नहीं, स्ट्रेट लाइन में बट यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या? Could you define? और सेम स्पीड, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, वो अपनी सेम ही स्पीड बनाए रखेगी। मेरी बात ध्यान दीजिए, जब पहाड़ से वो साइकिल स्लाइड करके नीचे आ रही है, हाँ वहां पर ग्रेविटेशन का थोड़ा अप्लाई, तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। साइकिल है, ठीक है, या बाइक है, आपने एक एक्सीलरेटर दिया, जिस चार्ज पे रखा है उसको जितना जो भी स्पीड बनाए रखी है उसी स्पीड पे चलता रहेगा जब तक कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए, जब तक कि आप ब्रेक अप्लाई ना करें, तब तक तो वैसे ही रहेगा। तो ये दोनों चीजें जो होंगी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी और समझाएंगे। इट शुड बी नोटेड दैट बाय सेइंग एन एक्सटर्नल फोर्स वी मीन अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। कार अपने अंदर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, बाइक अपने अंदर से कोई फोर्स नहीं लगाएगी, फोर्स बाहर से लगेगा। जो चीज रेस्ट में है, आप रेस्ट में बैठे हो तो आप नहीं उठोगे, आप हिलोगे नहीं, आपको कहीं भी कोई पुश या पुल नहीं कर सकता। पुश या पुल कहां से होगा? बाहर का आदमी है तो आप पे कोई फोर्स लगाएगा, या श्रद्धा लगा सकती फूक मार के, तो एक्सटर्नल होगी, है ना? तो वही बात ध्यान देंगे। इट शुड बी नोटेड दैट by saying an external force we mean a force from outside the body. अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। एक बुक मान लीजिए कि टेबल पे रखी हुई है, इट इज एट रेस्ट, रेस्ट में है। ये हमारी बोतल मान लीजिए रेस्ट में है, ठीक है। ओनली व्हेन कंपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड, दैट इज व्हेन वी लिफ्ट द बुक और अ बोतल फ्रॉम द टेबल। हमने कंपेल्ड किया, इस रेस्ट में जो था हमने मजबूर किया अपने हैंड से मस्कुलर फोर्स लगा के, जो कि एक्सटर्नल फोर्स था। इस बोतल के अंदर से तो कोई हाथ नहीं है जो ये खुद ब खुद उठेगा, हमने बाहर से ये फोर्स लगाया,
एक्सटर्नल फोर्स हमारा है, और तब ये बोतल ऊपर लिफ्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ रहे हैं यहाँ पर। चुप रहे, 2 मिनट है। पानी राजस्थान से आया, जैसलमेर से, कमाल है यार। यहाँ मोशन पढ़ा रहे हैं, तुम वाटर में चले गए ज्योग्राफी क्लास में। देखिएगा, thus the position of rest of the book has been changed by external force of our hands, and this observation support the first part of the law. और इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई। कोई भी चीज रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ये तो समझ में आ गया क्या होगा आप लोग? आगे देखते हैं। The tendency of a body to remain rest or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसी में से नोट्स भी लिखवाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहेंगे। इसको, इसकी इस टेंडेंसी या इसकी इस आदत को या इसके इस मिजाज को हम लोग इनर्शिया करते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है। अब देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज द एवरी बॉडी। हाँ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। बात समझ आ रही है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कहीं आ गया पेपर में। Inertia, sorry, Newton's first law recognized that every body has some inertia. हर बॉडी के अंदर कोई भी चीज है उसके अंदर इनर्शिया होती है। इनर्शिया का मतलब कि अपने आप को स्टेबल या रोक के रखे, या अपनी जो आदत है उसी को, अपनी उस कंडीशन को बनाए रखने की आदत। अभी क्लियर होगा? Inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. Inertia किसी भी ऑब्जेक्ट की एक गुण होता है, जिस गुण के कारण वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। उसकी इस खासियत को या गुण को ही हम लोग इनर्शिया करते हैं। क्लियर है? और इनर्शिया को अगर हिंदी में जानना चाहे तो विरामा अवस्था करते हैं। ग्रेटर देन द इनर्शिया, याद रखिएगा, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब ले लीजिए बेटा, इसी में ध्यान देंगे, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस इनर्शिया को हटाने के लिए। अब वंस को अगर हमें रेस्ट से हटाना है तो कम इनर्शिया लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हर्ष को तो ही आपको पता ही है। ये कॉमेडी थी, साइंस विद कॉमेडी। समझ में आ ही गया होगा? मतलब कोई चीज हैवी ऑब्जेक्ट है, अब ट्रक है, अब ट्रक को हटाना है तो हो सकता है कि 20 बालक लग जाए, 10 बालक लग जाए, 18 डोले वाले हैं तो मतलब 10 में भी काम चल जाए। लेकिन एक अगर साइकिल को, मास्टर वाली टूटी हुई साइकिल को ढकेलना है तो छोटा बच्चा भी फूंक मार दे। समझ रहे हैं ना? तो यही बात है। सो जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, उस इनर्शिया को हटाने के लिए या उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है? In fact, mass is a measure of the inertia of the body. बिल्कुल वही तो बात है, वही तो मैंने बताया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी इनर्शिया है ये डिपेंड करता है उसके मास पर, मतलब वेट के ऊपर। बिल्कुल, आपको चाहेंगे तो हाथ से पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन पंडित जी बैठ जाएंगे थोड़ी खींच लेंगे, पंडित जी हम ही को खींच के उस दीवार के उस पार लेके चले जाए, है ना? तो वही बात है, मास मतलब वेट। जिसमें जितना ज्यादा वेट होगा उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है? कार को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कम आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कम एक्सटर्नल फोर्स।
इसका कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, इसका मतलब उसमें इनर्शिया कम है। और इनर्शिया कम क्यों है? क्योंकि वेट कम वेट कम इनर्शिया, ज्यादा वेट, हाँ, कम वेट ऑब्लिक कम मास कम इनर्शिया। ठीक है, बिल्कुल। एक पत्थर जो है सेम ही साइज का, अगर जिस साइज का स्टोन है उसी साइज का फुटबॉल लेंगे तो इनर्शिया ज्यादा किस में होगी? स्टोन या पत्थर एक साइज का, उसी साइज का फुटबॉल हो तो इनर्शिया ज्यादा किस में होगी? क्यों? हैवी है, बिल्कुल सही, गुड। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते फिजिक्स से क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्या कहते हैं, लॉ एंड मोशन, फोर्स लॉ एंड मोशन से क्वेश्चन ना हो कंपटीशन में, इम्पॉसिबल। समझ जाइएगा इस बात, चाहे वो साइंस से क्वेश्चन हो, ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है, साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, ये सब आता ही नहीं है। और छोटे मोटे में आएगा। SST 95%. You have to become a master of your SST. बहुत ज्यादा है भाई, साइंस कुछ है ही नहीं वहां पे, साइंस का कहीं रोल ही नहीं। अदर मतलब ऑल सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो उसमें इंक्लूड नहीं है। किसी बात कर रहे हो? ये कोई सारे के सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी को इसी में है ना। जितने भी IITian गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेडिकल में, एम से भी आते हैं, सबने बैठ के फिर वही 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और मैं आप लोग को इतने शौक से और मन से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहते हैं सर जी वाटर प्लीज। मैच्योरिटी या परिपक्वता उम्र के हिसाब से आती है। धरती पे कोई ताकत नहीं है ना जो किसी कम उम्र के बच्चे को मैच्योर बना, कांट बी पॉसिबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसके पास, वो उसको आप क्या कहते हैं, मैच्योरिटी एक अलग चीज है, ठीक है। देखेंगे, कोई बात, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। A stone has more inertia than a football. Similarly, a cricket ball has more inertia than a rubber ball. बिल्कुल, of the same size. ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। From the above discussion, we conclude that to overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply a external force. बिल्कुल, कोई भी चीज की इनर्शिया को हटाने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बाहरी ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सरदा फूक मार के और सांस खींच के गाड़ी बढ़ा सकती है, हमारे जैसे सूखी हड्डी वाले मास्टर 2-4 लग जाएंगे गाड़ी को हिलाने के लिए। देखिए, अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग घर पे जरूर करिएगा। एक अगर गिलास में पोस्ट कार्ड हम रख देते हैं, पानी से भरा हुआ गिलास है, पोस्ट कार्ड से ढक दिया उसको, और पोस्ट कार्ड जहां गिलास है उसके सेंटर पे पोस्ट कार्ड के ऊपर हम सिक्का रख देते हैं, कॉइन। और आप जब उस पोस्ट कार्ड को ऐसे स्ट्राइकर जैसे कैरम बोर्ड क्या खेलते ऐसे मारेंगे ना, तो पोस्ट कार्ड आगे जाके गिरेगा, लेकिन सिक्का उस पानी के अंदर ही गिरेगा, ठीक है। अब देख, हम तो अभी समझाए नहीं, हम तो केवल इंट्रोडक्शन दिए। एक गिलास है, जैसे बोतल गिलास है, ये गिलास है, ठीक है। इसको किसी पोस्ट कार्ड से ढक देते हैं और यहाँ पे सेंटर में वो सिक्का रखते हैं, मतलब पोस्ट कार्ड के ऊपर। हम जैसे ये मारेंगे ना तो ये चला जाएगा, मतलब ऐसा मारने कि कार्ड चला जाएगा, तो कार्ड चला जाएगा, लेकिन वो कॉइन कार्ड के साथ नहीं जाएगा, सिक्का इससे मिल जाएगा। बताइए क्यों? बिल्कुल, सिक्के का मास ज्यादा था, उसमें इनर्शिया ज्यादा था, हमारा एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा नहीं था कि सिक्के को हटा सके, इतना ही था कि पोस्ट कार्ड जा सके। जिसमें ज्यादा मास होगा, जिसमें ज्यादा इनर्शिया होगी, वो अपनी रेस्ट के पोजीशन को ज्यादा बनाने की कोशिश। जी, तो सिक्का बाहर गिरेगा? ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा क्वेश्चन है? थैंक यू फॉर कमिंग, आपके आने के लिए आपका थैंक यू, हमारा चाय नाश्ता चलाने के लिए थैंक यू। ऐसी बात पंडित जी कहते ना, हाँ क्या देखिएगा, तो इनर्शिया वाला चीज तो हम समझ गए हैं,
अब हमारा फोर्स लॉ एंड मोशन का जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोग फिर से ज्वाइन करो बेटा, टाइम अप हो गया है, मैं लिंक भेज रहा हूँ।